Welcome back. So today we are going to start chapter 5 from class 8 mathematics, that is data handling. ठीक है, as its name indicate data handling means how to handle the data, right? उससे पहले हम ये समझते हैं what is data. ठीक है, data क्या होता है? Data is nothing but the group of information, ठीक है, which have been collected for some specific task. ठीक है, let's say मैंने आपसे कहा कि आप मुझे क्लास 6 से क्लास 12 तक आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ग्रेड वाइज काउंट करके लाओ और मुझे उनकी एक लिस्ट बना के दो कि क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, 7th में कितने बच्चे हैं, 8th में कितने बच्चे हैं, एज वेल एज टिल 12th में कितने स्टूडेंट हैं. तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्लास में जाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे. ठीक है, देन यू विल कम टू मी, राइट. तो आप जो लेके आ रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, नाउ अब मेरे पास डेटा आ चुका है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आ चुका है. नाउ इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी दैट हाउ टू हैंडल दिस, कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं. हैंडलिंग इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन, राइट, कि मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूं. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के, लाइक पिक्टोग्राफ, यू हैव स्टार्टेड अर्लियर, टेलीमार्क्स, ठीक है, लाइक योर बार ग्राफ, है ना, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सो मेनी वेज वी आर हैविंग. We are going to discuss these all methods one by one here. So basically this is going to be a introduction video, right? सबसे पहले हमने क्या explain किया, what is data. So what I said, data is the group of information या collection of information. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है what is data, so data is what, collection of information. ठीक है, collection of information, right. Now अब हम क्या करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट दी डेटा. तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा. अब हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा वी हैव लॉट ऑफ वे, एज आई टोल्ड अर्लियर. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जो हम लेंगे दैट इज आवर पिक्टोग्राफ. ठीक है, वेरी फर्स्ट मेथड वी आर टेकिंग दैट इज पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ, ठीक है, क्या होता है ये पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ में बेसिकली क्या होता है, हम डेटा को सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स. ठीक है, और आई कैन से इन पिक्टोग्राफ डेटा रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल्स. ठीक है, मीन्स कोई भी सिंबल्स आप अपनी मर्जी से एज्यूम कर सकते हैं, राइट. या आइसक्रीम का सिंबल आपने एज्यूम कर लिया, कॉइन का सिंबल आपने एज्यूम कर लिया, स्क्वायर का सिंबल आपने एज्यूम कर लिया और उसके आगे उसकी वैल्यू फाइंड कर ली. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, लेट्स से मैंने आपसे कहा कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट. उसमें 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितनी कार मैन्युफैक्चर होती हैं. ठीक है, इसका डेटा मुझे फाइंड आउट करना है. लेट्स से मैंने क्या कहा आपसे, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, राइट. इन 3 मंथ्स का मुझे डेटा चाहिए, राइट. कितनी कार मैन्युफैक्चर्स होती हैं. लेट्स से जुलाई मंथ में होती हैं 300, अगस्त में 250 एंड सितंबर में 350. ये कोई आपके पास रिकॉर्ड है. ठीक है, किसका रिकॉर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का. इस तरीके से वो मैन्युफैक्चर करती है, राइट. अब हमें इस डेटा को, इस टेबल को मुझे पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट. अब पिक्टोग्राफ क्या कहता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको सिंबल में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, सो पिक्टोग्राफ बनाने से पहले हम क्या करते हैं, लेट्स से मैंने फिर से लिखा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, राइट. तो मैंने यहां आपसे बोल दिया कि one car, like in this way, let's say this is the one car. ठीक है, this one car ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 100. ठीक है, मीन्स ये जो वन सिंबल है ये कितनी कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे ही मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन और दी, दैट इज कि ये जो हाफ कार है, ठीक है, हाफ कार ये कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, 50, राइट. सो अब आप मुझे इजीली बता सकते हैं जुलाई में कितनी कार मैन्युफैक्चर हो रही थी, 300. तो अब जब मैं जुलाई के लिए सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन करूंगी तो
एक कार कितने के इक्वल है 100, मुझे कितना चाहिए 300, तो मुझे कितनी कार्स बनानी पड़ेंगी, कितने सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, दैट इज 3। तो हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा फॉर जुलाई, यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं जुलाई के लिए, तो दिस इज 1, ठीक है, अगेन दिस इज कार नंबर 2 एंड दिस इज कार नंबर 3, ठीक है। तो ये मेरा 3 कार के लिए 300 के लिए सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ अगस्त में देखिए कितना लिया था हमने 250, अब 250 के लिए 100 दो तो फुल कार बनानी पड़ेंगी और 1 हाफ सिंबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगस्त के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन आएगा, देखिए you need to represent in this way 1 2, now again 1 2 and next for 50, so you need to make it half, ठीक है। so this is the pictorial representation for month of August. Similarly for September it is 350, तो 350 कैसे बनेगा 300 plus 50, तो means 100 वाले सिंबल्स की हमें 3 लेनी पड़ेंगी, तो 3 full cars in this way, ठीक है, in this way, this is 1, this is 2 and this is your car number 3rd. now 300 तो हो गया, 50 और रह गया, तो 50 के लिए हम क्या बनाएंगे हाफ कार, राइट। so in this way we can represent data using pictograph, ठीक है। now क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं पिक्टोग्राफ में, बताइए किस मंथ में मैक्सिमम कार मैन्युफैक्चर्ड हुई, तो वी कैन सी 350 इज द मैक्सिमम नंबर, सो इन द मंथ ऑफ सितंबर मैक्सिमम कार आर मैन्युफैक्चर्ड, इन विच मंथ लीस्ट कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड, लीस्ट मींस सबसे कम कार मैन्युफैक्चर कौन से मंथ में हुई, तो वी कैन सी दिस इज अगस्त 100 150 दैट इज 250, राइट। और यू कैन चेक बाय यूजिंग टेबल आल्सो, एक्चुअली हमें टेबल नहीं देता है, हमें या तो ये रिप्रेजेंटेशन देगा और हमसे क्वेश्चन करेगा और यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे देगा सिंबल्स बना के, ठीक है, तो वी कैन सॉल्व इट इजीली, right? So this is a very simplest method, one of the simplest method from this chapter. Next we are going to start with the second type of representation of data, that is bar graph, ठीक है। जैसा कि नाम बता रहा है बार, इस ग्राफ में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसे हम यूनिफॉर्म बार, ठीक है, यूनिफॉर्म बार मीन्स ऐसी बार्स की से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कि सारी बार की जो विड्थ होती है वो सेम होती है बट देयर हाइट कैन वेरी, मतलब बार की हाइट चेंज होगी अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, बट उनका जो गैप होगा वो क्या होगा सेम होगा, उसकी जो विड्थ होगी बार की वो भी सेम होगी। कैसे, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है, एंड देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपके स्कूल का एक डेटा है, लेट्स से, ठीक है, उसमें क्या है कि आपको डिफरेंट सेशंस दे रखे हैं, सेशन मींस लाइक 2003 से 4 वाला बैच, फिर 4 से 5 वाला बैच, 5 से 6 वाला बैच, 6 से 7 वाला बैच, ठीक है, एकेडमिक ईयर आपको दे रखे हैं, राइट। और उसकी करस्पॉन्डिंग आपको स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि 2003-4 में क्लास 8 में कुछ स्टूडेंट थे, लेट्स से मान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है academic session and number of students, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है academic session and number of students। सबसे पहला academic session लेट्स से हम लेते हैं 2003-4, जब ये सेशन था तो आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, ठीक है, हम मान लेते हैं कितने स्टूडेंट्स थे 100, राइट। जब एकेडमिक सेशन 4-5 आया तो लेट्स से आपकी क्लास में स्टूडेंट इंक्रीज हो गए 200, अगेन इन 5-6 लेट्स से 250 एंड इन 6-7 लेट्स से 300, ठीक है। तो ये डेटा आपको गिवन है इन दिस वे, राइट। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसे किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, यूजिंग बार ग्राफ। तो हम इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नाउ एज इट नेम इंडिकेट, बार ग्राफ क्या कहता है कि इसमें हम जो डेटा होता है वो यूनिफॉर्म बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ आप सबने देखा होगा जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। नाउ
हम एक एक्सिस पे क्या लेते हैं, एकेडमिक सेशन, और दूसरे पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लेट्स से मैं एकेडमिक सेशन इस एक्सिस पे ले लेती हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज माय एकेडमिक सेशन, ठीक है। इस एक्सिस पे हमने एकेडमिक सेशन ले लिया, राइट, और इस एक्सिस पे मैं ले लेती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। नाउ अब आप देखिए सेशन कौन कौन से, 3 4। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2003 4, नेक्स्ट 4 5, नेक्स्ट 5 6 एंड लास्ट 6 7। जो और एक्सटेंड कर देते हैं, एंड नेक्स्ट इज योर 6 7, ठीक है। नाउ ये तो हमने एक एक्सिस पे ले लिया, वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 100 200 250 300। तो लेट्स से इसमें हम 50-50 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज 0, लेट्स से दिस इज 50, दिस इज 100 150 200, दिस इज 250 एंड दिस इज 300। ये आपने डेटा ले लिया, ठीक है। नाउ 2003-4 सेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100। तो अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, इस 3-4 पे, ठीक है, 100 है ना, तो 100 आपका ये वाला पॉइंट है, तो यूनिफॉर्म विड्थ की एक बार बनाएंगे, ठीक है। हमने यूनिफॉर्म विड्थ का एक बार बना दिया जो कहाँ अप्रोच कर रहा है, 100 पे। तो इसका मतलब ये बार क्या इंडिकेट कर रहा है, 2003-4 सेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। नाउ 4-5 की बात करते हैं, 4-5 में कितने हो गए, 200। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो विड्थ तो सेम रहती ही रहती है, बट ये जो गैप है 2 बार्स के बीच में ये भी यूनिफॉर्म रहता है, राइट। तो 4-5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके हो गए, दिस इज 200, राइट। तो हमें ये गैप सेम रखना है और विड्थ भी इक्वल रहेगी, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सेशन 2004-5, right? Again for year 5-6 students will be 250, तो 250 आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन सेम गैप रखेंगे, ठीक है, और यूनिफॉर्म विड्थ की एक बार बनाएंगे, राइट। नाउ लास्ट इज फॉर 6-7 में 300 है, तो हियर इज माय 300, अगेन यूनिफॉर्म विड्थ की ग्राफ और गैप क्या रहेगा, सेम। तो दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग बार ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बार ग्राफ। यहाँ भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बताइए किस सेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे, तो यू कैन टेल इन सेशन 6-7, और बार को देख के भी हम बता सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमें ये बार ग्राफ केवल दिया जाता है और आपसे पूछता है बताइए किस सेशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे, तो जो इस बार की हाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसी बार में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, दैट इज 300। किसमें है 300, सेशन 2006 है 7। किसमें कम स्टूडेंट्स है, सबसे छोटा, आप देखिए आप हाइट किसकी है, इसकी, तो 3-4 एकेडमिक सेशन में सबसे कम स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 50 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं क्योंकि 100 से स्टार्ट है, राइट। सो यू कैन सी हियर विड्थ सबकी सेम है, बट हाइट इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा, हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्टिव वैल्यूज, मींस हाइट किस पे डिपेंड करती है, जो हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बार ग्राफ। हियर इज योर थर्ड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज डबल बार ग्राफ, ठीक है। इससे पहले हमने बार ग्राफ स्टडी किया था। डबल बार ग्राफ, ये बार कहाँ यूज होता है, जब भी हमें 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना हो या 2 रिजल्ट्स का कंपैरिजन करना हो, 2 वैल्यूज को कंपेयर करना हो, वहां पे हम ये ग्राफ यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इट शोज 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, मतलब 2 सेट्स ऑफ डेटा आपको गिवन होगा इसमें, एंड इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डेटा, ठीक है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपको एक टेबल गिवन है, सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। 2 डेटा आपको गिवन है, एक तो सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स आर गिवन, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। अब ये जो डेटा आपको गिवन है, इसमें 2 सेशंस गिवन है, 2005-6 एंड 6-7, और दोनों ही सेशन के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 2 डेटा गिवन है, मैथ्स के 2 मार्क्स है, इंग्लिश के 2 मार्क्स है, हिंदी के भी 2 मार्क्स है। अब इसमें हमें कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ डबल बार ग्राफ। तो हम कैसे करेंगे, आप ये कहिए कि अगर हमें इसको कंपैरेटिव फॉर्म में देखना है तो हम किसका यूज करते हैं, डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। तो लेट्स मेक इट। सबसे पहले आपको डबल बार ग्राफ में क्या करना होता है, जो ये सेशंस है 2005-6 और 6-7, इसको हम एक पर्टिकुलर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने बार ग्राफ में ग्राफ बनाया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। एक एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, दिस इज
सब्जेक्ट, तो यहाँ लेट्स से मैंने ले लिए सब्जेक्ट्स, ठीक है, और y एक्सिस पे ले लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ले लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, y एक्सिस पे मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, x एक्सिस पे सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, so here maths, English and हिंदी, ठीक है, तो ये हमने मार्क्स ले लिए, ठीक है। नाउ मैथ्स में देखिए 5-6 सेशन में, तो अब हमें 5-6 को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से ये जो मेरा बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेशन 2005 एंड 6 को, ठीक है। ऐसे ही 6-7 के लिए आपको दूसरा रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा इन दिस वे, और लेट्स से ये जो मेरी लाइन है, ये जो मेरा बार है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेशन 2006-7 को, राइट। तो मुझे सबसे पहले मैथ्स के मार्क लिखना है 5-6 सेशन के लिए, दैट इज 30, तो आप पहले y एक्सिस को डिवाइड करेंगे। अब हमारे मार्क्स देखिए 50, 30, 60, तो हम क्या करते हैं, या तो आप 10-10 का गैप ले लीजिए या 20-20 का अपने अकॉर्डिंग, तो लेट्स से हम 10-10 का गैप लेते हैं, दिस इज 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। नाउ देखिए मैथ्स के 30 है 5-6 में, दिस इज मैथ, अब 30 यहाँ आ रहा है। अब हम बार वैसे ही बनाते हैं, यूनिफॉर्म विड्थ की बार बनाएंगे, गैप सेम रहना चाहिए, विड्थ सेम रहनी चाहिए, तो ये आपका किसके लिए आ गया, 2005-6 सेशन के लिए ब्लैंक वाला जो हमने सिंबल बनाया था। नाउ 6-7 के लिए मैथ्स के मार्क्स कितने, 60, तो हम इसी के पास से, ठीक है, इस तरीके से इसको कहां तक लेके जाएंगे, 60 तक, ठीक है, क्योंकि मैथ में 60 है, सो यहां से आप एक सेम विड्थ का बार बनाएंगे इन दिस वे। बट 6-7 को हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, डैश लाइन से, तो इस वाले बार में आप इस तरीके से लाइनिंग करके दिखाएंगे, राइट, तभी तो कंपैरिजन होगा कि ये किसके लिए है, 5-6 सेशन के लिए और ये 6-7 के लिए। तो यू कैन सी कि 6-7 सेशन में इस बच्चे के मार्क्स में 30 से मार्क्स कितने हो गए, 60 हो गए, 30 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो गया, राइट। ऐसे ही हम इंग्लिश के लिए बना सकते हैं 50-60, तो इंग्लिश के लिए बनाते हैं 50 आपका इधर है इन दिस वे, ठीक है, एंड 60, इसको फिर से ऊपर उठाएंगे और 60 तक लेके जाएंगे, विड्थ शुड बी सेम, गैप शुड बी सेम, ठीक है, इन दिस वे, राइट। नाउ फॉर हिंदी 60 एंड 50, हिंदी के लिए पहले हमें 60 के लिए बनाना है बार, तो दिस वन, राइट। अब 50, तो 50 के लिए क्या हो जाएगा, बार नीचे आएगा, ठीक है, तो हियर इज योर 50, तो ये वाला आपका नीचे आ गया, और इस तरीके आप इसमें शेडिंग कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी कंपेयर डेटा। यही आप सब्जेक्ट्स ही नहीं, आप सेशन भी कंपेयर कर सकते थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपेयर कर सकते थे कि पिछले सेशन से इस सेशन में कितने स्टूडेंट्स बढ़ गए, ठीक है, या पिछले सेशन से इस सेशन में कितने स्टूडेंट्स कम हो गए, राइट। बार जो है ये कंपैरिजन, नेक्स्ट बार इंक्रीज भी हो सकता था, डिक्रीज भी हो सकता था, और दोनों बार सेम भी हो सकते थे, कब, अगर दोनों सेशन के मार्क्स सेम आ जाते। तो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द डेटा यूजिंग बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ कब यूज करते हैं, जब हमें सिंगल डेटा पता हो, और डबल बार ग्राफ कब यूज करते हैं, जब हमें 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली पता हो और हमें उनमें कंपैरिजन करना हो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम जब भी बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ बनाएंगे तो हमें स्केल लिखना रहता है, ठीक है, स्केल जरूर से लिखें, और अदरवाइज आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। अब स्केल कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने y एक्सिस पे, स्केल हमेशा y एक्सिस के लिए लिखते हैं, जैसे मैंने y एक्सिस पे कितना कितना गैप लिया है, 10-10 का गैप लिया है, तो स्केल कैसे लिखेंगे, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपकी जो बार ग्राफ होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उसमें जो 0 से 10 का गैप है वो 1 सेंटीमीटर होता है, ऐसे 10 से 20 का भी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10 है क्या, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, सो 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये स्केल आप जरूर से लिखें ओनली फॉर द y एक्सिस, x एक्सिस पे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बट y एक्सिस में नीड टू राइट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अगर यहाँ 5 का गैप होता तो क्या लिखते हैं, 5 मार्क्स, अगर यहाँ 20 का गैप होता दो के बीच में तो लिखते हैं 20 मार्क्स, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ठीक है, हाउ टू ऑर्गेनाइज द गिवन डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट,
ठीक है। जैसे हमारे पास जो भी डेटा गिवन होता है एक्चुअली वो रो डेटा के फॉर्म में होता है। रो डेटा मीन्स दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब जो भी हमें गिवन होगा वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में गिवन होगा, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं होगा, हम पहचान नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। तो इसे हमें क्या करना है, रो डेटा को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना होगा, और मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैंने सबसे पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो ठीक है, बच्चों ने कहा, किसी ने कहा आर्ट, राइट, किसी ने कहा मैथ्स, किसी ने कहा साइंस, किसी ने कहा इंग्लिश, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट चॉइस मेरे पास आ चुका है। अब अगर हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रो डेटा, जो मैंने बताया ना अनऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा अवेलेबल होता है वो ये है, दिस इज द अनऑर्गेनाइज्ड वे, दिस इज रो डेटा। इस रो डेटा को मुझे मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेली मार्क्स, ठीक है, या उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेली मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये सब है क्या, सब्जेक्ट्स है, तो आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहला कॉलम आपका आएगा सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट, नेक्स्ट कॉलम ऑब्वियसली किसका आएगा, फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, या फेवरेट सब्जेक्ट से पहले आप नेक्स्ट क्या बना सकते हो, टेली मार्क, ठीक है, टेली मार्क। एंड लास्ट कॉलम किसका आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चॉइस ऑफ द स्टूडेंट या सब्जेक्ट्स, फेवरेट सब्जेक्ट, राइट, फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से ये 3 कॉलम्स आपके पास बन चुके हैं। नाउ हमें क्या करना है, सब्जेक्ट्स लिखने हैं। देखिए कितने सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आर्ट्स लिखना है, कितनी बार आ रहा है, तो 1, तो मैंने ये क्या किया, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ लिख लिए कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम के अंदर, फिर टेली मार्क्स मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, और थर्ड में मैंने क्या कर दिया, जितनी बार जो सब्जेक्ट फेवरेट आ रहा है उसे यहाँ लिख दिया। बेसिकली सब्जेक्ट्स की जगह आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते थे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स द एंट्री इज अकर। जैसे मैं आर्ट्स की एंट्री कितनी बार आ रही है, 5 टाइम, तो वो स्टूडेंट्स जो आर्ट्स को लाइक करते हैं उस सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, मींस वो नंबर ऑफ टाइम्स काउंट हो रहा है, कितने, 5 टाइम। ऐसे ही मैथ्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5, साइंस की फ्रीक्वेंसी 3 और इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी 3। तो इस सब्जेक्ट्स की जगह आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते थे, और इसी वजह से इस टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू टेली मार्क्स। क्या होता है टेली मार्क्स, जैसे यहाँ 5 है तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, टेली मार्क्स में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन के टॉप से लास्ट के एंड को कट करते हैं। दिस इज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5। अगेन मैथ्स का कितना है, 5, सो 1 2 3 4 5, next is 3, so how can we represent 1 2 3, next 3, so 1 2 3. So in this way we can represent data in a meaningful way with the help of tally marks. और इस टेबल को हम और किस नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों कहा, बिकॉज this time this column is showing the number of time a particular entry occur, so that's why this is called the frequency. अगर आप यहाँ subject ना लिखें तो frequency लिख सकते हैं, that's why it is known as frequency distribution table. Next we are going to start with the grouping of data, ठीक है। जैसे अभी हमने टेली मार्क्स डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिस्कस की थी, वहां क्या था, नंबर ऑफ चॉइस हमारे पास सब्जेक्ट्स की कम थी, तो हमने इजीली उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली। बट अगर हमारे पास वो चॉइस बहुत ज्यादा होती, सपोज मैं 200 स्टूडेंट से पूछती अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, और मैं उनको फिर लिखती, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाती, तो वो बहुत लॉन्ग होती, ठीक है। तो उससे ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमने क्या किया कि उस डेटा को ग्रुप कर दिया, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ डेटा कैसे करते हैं, लेट्स से इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी क्लास में, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उन सबका एक टेस्ट लिया गया जो कि 50 मार्क्स का था, और उन सबके मार्क्स का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, फिर से देखिए
कि क्लास 8 है जिसके 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट लिया गया 50 मार्क्स का, और 50 में से जितने उनके मार्क्स आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब अगर मैं एक एक मार्क्स लिखने बैठूं कि 1 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 3 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 4 मार्क्स कितने हैं, ऐसे ही 50 मार्क्स कितने बच्चों के, तो आप सोचिए मुझे 50 टाइम्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो दैट विल बी टू लॉन्ग। ठीक है, और अगर यही मैं 100 में से लेती तो मुझे 100 टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ती, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इस डेटा को क्या करें, क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। जैसे अगर मैं कहूं कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, फिर 10 to 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के हैं, ऐसे ही 30 to 40 एंड 40 to 50। सो दिस विल बी इजी फॉर मी टू कंपाइल दिस, और इजी होगा और टाइम टेकिंग भी कम होगा एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डेटा यूज करते हैं, और इसके लिए जो टेबल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन से 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल्स। तो हम क्या करेंगे, जहां हमने पहले टैली मार्क्स में स्टूडेंट्स लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ग्रुप्स, राइट। तो हमारा फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, ग्रुप्स, और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स। सो दिस विल बी योर फर्स्ट कॉलम। ठीक है, नाउ सेकंड कॉलम अगेन टैली मार्क्स, ठीक है, एंड लास्ट विल बी एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, जब हमने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिखे थे उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं नाउ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मींस number of time a particular subject is occurring, number of time a particular marks is occurring, number of time a particular class interval is occurring for this case। ठीक है, तो लेट्स से हमने ग्रुपिंग की, राइट, और हमने चेक, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाया 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड फाइनली 40 to 50 इंटरवल्स लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर इंटरवल इज अकरिंग, मतलब 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो आप गिवन डेटा को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं। सो यू विल फाइंड दैट कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट 10 to 20 के बीच में लेट्स से 8 to 20 to 30 is 10, 30 to 40 is 7 and then finally 3। ठीक है, तो यू कैन काउंट, अगर ये आपका 30 आ रहा है क्योंकि अपन ने 30 स्टूडेंट लिया था तो आपका एंट्री करेक्ट है। सो यू कैन सी 10 + 10 20 एंड प्लस 10 30, 30 सही आ रहा है, तो हम टोटल लिख देते हैं दैट इज 30। ये हमारा टोटल आ चुका है। ठीक है, नाउ दिस इज टोटल क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टैली मार्क्स। अब हम इसका टैली मार्क्स बनाएंगे। 2 के लिए क्या लिखते हैं 1 2, 8 के लिए 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8, 10 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबको आता होगा। फिर 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही 3 के लिए 1 2 3। So in this way we can represent the given data using class interval, using grouping of data। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ये तो हमने टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले हम इस टेबल को बोलते क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां मैं लिख देती हूँ, दिस इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस दिस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑन द ग्राफ, एंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डेटा वी यूज्ड अ पर्टिकुलर ग्राफ दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बेसिकली बार ग्राफ की तरह ही होता है, बट बार ग्राफ में गैप्स होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म विड्थ की बार्स होती है और हर बार के बीच में गैप होता है। बट यहाँ पे हिस्टोग्राम में जो कंपैरिजन करने की बात है कि यहाँ पे बार्स के बीच में गैप नहीं होता, बार यूनिफॉर्म विड्थ की होंगी बट गैप विल बी
0। ठीक है, तो कैसे बनता है लेट्स सी। हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके लिए मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। तो सेम आपका ऐसे ही होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम ऐसे ही होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है हमें, ग्रुप्स। ठीक है, तो एक एक्सिस पे हम ग्रुप्स लेंगे और दूसरी एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स से मैंने इस एक्सिस पे ग्रुप्स ले लिए, ठीक है, दिस इज ग्रुप्स, राइट। और वाई एक्सिस पे क्या ले ली, फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट। सो वाई एक्सिस पे सॉरी एक्स एक्सिस पे देखिए ग्रुप्स कैसे कैसे हैं, 0 से 10। तो दिस इज माय ओरिजिन, 0 है तो पहले 10 आ जाएगा, तो दिस इज 0 to 10। अब हम लिखेंगे नहीं 0 to 10, 10 to 20, हम सिंपली जो ये गैप्स हैं 10, 20, 30, 40, 50 इसको एज यूजुअल रिप्रेजेंट करेंगे। तो 10, 20, 30, 40 एंड 50, क्योंकि तभी गैप नहीं आएगा, राइट। सो 0 से 10, दिस इज द इंटरवल ऑफ 0 से 10। 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो आप फ्रीक्वेंसी टेबल को एक बार देखेंगे, 2, 8, 10, तो हम 2 का गैप ले लेते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और लेट्स से 12 और ले लेते हैं। और 12 हमारे पास है नहीं बट मैंने ले लिया, राइट। सो 0 से 10 के इंटरवल के बीच में 2 स्टूडेंट्स हैं, तो आपका ये जो ग्राफ है वो कहां से शुरू होगा, 2 से, और इस तरीके से ये बार बनेगी, ठीक है। ऐसे ही 10 to 20 के बीच में 8, तो दिस इज 10 to 20 इंटरवल, तो इसके बीच में 8 है, तो ये आपका 8 है, तो यही वाली बार यहां से 8 तक उठ जाएगी और यूनिफॉर्म विड्थ की ये बार बन जाएगी, ठीक है। नाउ 20 to 30 में 10, तो ये और ऊपर चली जाएगी 10 तक और इस तरीके से इसके ऊपर, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट इज 7, 30 से 40 में कितने हैं, 7, तो देखिए ये 6 है, ये 8 है, तो इसके बीच में कहीं आपका 7 होगा, तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, राइट। ऐसे ही 40 to 50 में दैट इज 3, तो 3 आपका देखिए 2 और 4 के बीच में कहीं आएगा, ये वाला 3 आपका, तो इसको हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे। सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम। आप देख सकते हैं देयर इज नो गैप्स इन बिटवीन द बार्स, ठीक है। और सारी जो बार्स हैं वो यूनिफॉर्म विड्थ की हैं। सेम आप यहाँ पे भी स्केल लिखेंगे, यहाँ स्केल कैसे लिखेंगे, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, हमने कितना गैप लिया है, 0 से 2 के बीच में 2 का, 2 से 4 में 2, फिर 4 to 6 में 2, तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। अब 2 है क्या हमारा, फ्रीक्वेंसी, 2 फ्रीक्वेंसी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 नंबर ऑफ टाइम द मार्क्सेस आकरें, ठीक है। सो दिस इज योर हिस्टोग्राम। अब इसमें एक चीज जो आपको समझने की है, समटाइम क्या होता है कि 0 से 10 के बीच में हमारा कोई डेटा आता ही नहीं, क्योंकि ओरिजिन तो हम स्किप नहीं कर सकते, 0 तो हर ग्राफ में आएगा, राइट। तो हम डायरेक्टली यहाँ 10 नहीं लिख सकते थे। अगर मान लीजिए 0 से 10 के बीच में कोई डेटा नहीं होता तो आप इसको 10 से शुरू नहीं कर सकते थे। शुरू हमेशा कहाँ से करना है, 0 से करना है ग्राफ को, राइट। अब मान लीजिए 0 से 10 के बीच में कोई डेटा ही नहीं है, इसी केस को मैं समझाती हूँ कि 0 से 10 के बीच में लेट्स से 0 फ्रीक्वेंसी आ गई, फॉर एग्जांपल 0 से 10 के बीच में 0 फ्रीक्वेंसी आ गई, इसका मतलब कोई स्टूडेंट 0 से 10 के बीच में मार्क्स लेके ही नहीं आया। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जब ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप इसमें इस वाले इंटरवल को, 0 से 10 वाला जो इंटरवल है, इसको एक जेग्ड लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जेग्ड लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका 0 एंड ये 10, राइट। तो अब जेग्ड लाइन क्या होती है कि इसमें आप जेड सिंबल बनाते हैं, ठीक है। इस 0 से 10 के इंटरवल के बीच में हम क्या बना देंगे, जेड सिंबल बनाते हैं। पहले इस तरीके से लाइन नीचे की तरफ जाती है ओरिजिन से, ठीक है, और जेड बनता हुआ इस 0 पे खत्म होता है, तो दिस इज कॉल्ड द जेग्ड लाइन। इसे हम क्या बोलते हैं, जेग्ड लाइन। और ये हमने क्यों ली, क्योंकि 0 से 10 के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। नाउ अगर मान लीजिए 0 से 10 के अलावा किसी और इंटरवल में भी कोई डेटा गिवन नहीं है, एंट्री 0 है, तो वहां भी आप क्या करेंगे, एक जेग्ड लाइन शो करेंगे, ठीक है। यूजुअली ऐसा होता नहीं, हमेशा ऐसा ही होता है कि 0 से 10 के बीच में कुछ डेटा नहीं होता, तो हम उसको एक जेग्ड लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द ग्राफ्स, राइट। तो यहां तक का जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दिस इज इनफ टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 5.1।